हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूरोलॉयस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्यूरोलॉयस क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्यूरोलॉयस का बहुत सारा वीडियोज़ आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक जानेंगे कि फ्यूरोलॉय क्या होता है, यूज़ कहाँ पे करते हैं और बेसिक मेथड्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, फिर और आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस के बारे में, जिस फर्नेस में फेरोलॉय का प्रोडक्शन किया जाता है उस फर्नेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर और वीडियोज़ में रिफाइनिंग जानेंगे। उसके अलावा फिर जो इंडिविजुअल फेरोलॉयस है जैसे फेरो मैग्नीज, फेरो सिलिकॉन, फेरोक्रोम, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। तो एटलीस्ट आई थिंक 5 से 6 वीडियोज़ आपका फेरोलॉय के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि फेरोलॉय का कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी अच्छे से हो सके फेरोलॉयस को के बारे में आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फेरोलॉयस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि फेरोलॉयस है क्या। ठीक है, तो फेरोलॉय के बारे में देखो बोला गया है कि फेरोलॉय आर ए ग्रुप ऑफ अलॉय ऑफ आयरन कंटेनिंग वन और मोर एडिशनल एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। मतलब फेरोलॉय मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। फेरो, फेरो मतलब क्या होता है, आयरन, है ना। फेरो मतलब क्या है आपका, आयरन। और अलॉय मतलब आयरन के साथ साथ कोई और मेटल का अलॉय। ठीक है, कौन कौन हो सकता है आयरन के अलावा, जैसे कि मैग्नीज हो सकता है। तो अगर आयरन के साथ अगर मैग्नीज हो तो हम क्या बोलेंगे, इसको फेरो मैग्नीज बोलेंगे। ठीक है, कार्बन भी प्रेजेंट रहता ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो फेरोलॉय का प्रोडक्शन होता है वो कार्बोथर्मिक रिडक्शन के थ्रू होता है। तो कार्बन प्रेजेंट रहता ही है किसी भी फेरोलॉय में, कम ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैग्नीज प्रेजेंट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, फेरो मैग्नीज। सिलिकॉन रहेगा तो फेरो सिलिकॉन, है ना। क्रोमियम रहेगा तो फेरो क्रोमियम। ठीक है, ये सब हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे फेरोलॉयज भी हम लोग देखेंगे। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो देखिए फेरोलॉयज की मेन जो ज़रूरत पड़ता है वो स्टील मेकिंग में पड़ता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो स्टील मेकिंग में कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, एक तो प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेस के दौरान जैसे कि अगर आप स्टील मेकिंग पढ़ोगे तो ऑक्सीडेशन के लिए, सॉरी डीऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा डीसल्फराइजेशन है और भी बहुत सारे प्रोसेस है। ठीक है, इसके लिए हमको फेरोलॉय की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हो गया प्रोसेस का, दूसरा क्या होता है अलॉइंग एडिशन के लिए। जैसे अगर मुझे स्टेनलेस स्टील बनाना है तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, क्रोमियम लगेगा। ठीक है, तो ये क्रोमियम कहाँ से आएगा, फेरोक्रोम से। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, अभी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारा जो स्पेशल अलॉय स्टील बनता है ना, वो अलॉय एडिशन से बनता है। और जो अलॉय आता है वो फेरो अलॉय का फॉर्म में आता है। ठीक है, मुझे अगर जैसे क्रोमियम ऐड करना है तो मैं क्या ऐड करूँगा, फेरोक्रोम। ठीक है, मैग्नीज डालना है तो मैं क्या करूँगा, फेरो मैग्नीज। ठीक है ना। तो अब ये फेरो अलॉय का प्रोडक्शन होता कहाँ पे है, तो फेरो अलॉय का प्रोडक्शन होता है फेरो अलॉय प्लांट में। ठीक है, जो कि ज़्यादातर इंडिविजुअल प्लांट होता है। जनरली जो बड़े बड़े स्टील प्लांट होते हैं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, उसके अंदर में फेरो अलॉय का डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, जनरली फेरो अलॉय जो है प्लांट जो है छोटे छोटे जो कंपनीज़ हैं वो बनाती है। ठीक है, क्योंकि एक कंपनी को जैसे स्टील प्लांट को बहुत सारा फेरो अलॉय चाहिए रहता है, 10-20 प्रकार का फेरो अलॉय उसको चाहिए। तो सबका सेटअप नहीं कर सकता, 10-20 टाइप का फेरो अलॉय का प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता। इसलिए ज़्यादातर जो होता है वो इंडिविजुअल जो दूसरे प्लांट है फेरो अलॉय प्लांट, वहाँ से खरीदता है उसको। ठीक है, अब फेरोलॉय का फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे फेरो सिलिकॉन है, इस तरह से दिखता है। फोटो में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, बट आप गूगल में एक बार सर्च करना अच्छे से, आपको क्लियर फोटो दिख जाएगा। ज़्यादातर जितने भी फेरोलॉय होते हैं ना एकदम चमकीले होते हैं। ठीक है, कुछ आपका गोल्डन कलर का होगा, कुछ आपका सिल्वर कलर का होगा और बहुत भारी होता है छूने में। ठीक है, ये सब फेरोलॉयज है। काफ़ी सारे टाइप के फेरोलॉयज आते हैं, जैसे ये देखिए ये फेरोलॉय है, ये भी है। ठीक है, सब फेरोलॉय दिखने में अलग अलग है। मैं आपको जब इंडिविजुअल फेरोलॉय के बारे में बताऊंगा तो सबका मैं फ़ोटो दिखाऊंगा कि अलग अलग टाइप का फेरोलॉय दिखता कैसे है। ठीक है, ताकि आपको कभी प्लांट में अगर आप देखो तो आपको पहले से पता हो कि कौन सा फेरोलॉय कैसा दिखता है। ठीक है, ये भी फेरोलॉय का ही फ़ोटो है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, फेरोलॉय इज ए अलॉय ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा और दिया गया है, वेनेडियम, क्रोमियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, जिरकोनियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये सब टाइप का फेरोलॉय आता है। मतलब सभी के सामने आप फेरो जोड़ो तो फेरोलॉय हो गया। जैसे फेरोक्रोम, फेरो सिलिकॉन, फेरो टाइटेनियम, फेरो जिरकॉन, फेरो मैंगनीज, फेरो मोलिब्डेनम, ये सब। ठीक है, अब अच्छा एक क्वेश्चन और भी आपके माइंड में ये आ सकता है कि जैसे मुझे मान ले डालना है, क्रोमियम डालना है, तो मैं प्योर क्रोमियम क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्यों मैं आयरन फेरोलॉय के फॉर्म में डाल रहा हूँ, ये भी बात आ सकती है ना आपके दिमाग में।
कि अगर मुझे स्टेनलेस स्टील बनाना है तो क्रोमियम को मैं फ्री फॉर्म में भी डाल सकता हूँ, प्योर क्रोमियम, तो मैं फेरोक्रोम क्यों डालता हूँ? देखिए इसका 2 रीज़न है। एक तो क्या होता है, जब ये फेरोलॉय जब होता है ना, तो जब आप फेरोलॉय के फॉर्म में डालोगे किसी अलॉय एलिमेंट को, जैसे मुझे क्रोमियम डालना है, तो अगर मैं फेरोक्रोम डालूंगा ना तो बहुत जल्दी ये डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे ही मैं डालूंगा स्टील के अंदर इसको, तो ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन जल्दी होगा, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। और पहला रीज़न हो गया। दूसरा, प्योर क्रोमियम अगर आपको बनाना है तो बहुत महंगा पड़ेगा। प्योर क्रोमियम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको रिफाइनिंग करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो जो क्रोम है, प्योर क्रोम है, वो बहुत महंगा होगा। ठीक है, तो हमको दोनों दोनों करना है ना, 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो कम पैसे में मतलब प्रोडक्शन हो जा रहा है, ठीक है, फेरोलॉय का। और दूसरा, स्टील मेकिंग के टाइम पे भी आपको फास्ट रिएक्शन देता है, बहुत जल्दी डिज़ोल्व होता है। इसलिए जितना भी मतलब अलॉइंग एलिमेंट है ना, ज़्यादातर हम लोग फेरो के फॉर्म में डालते हैं, फेरो अलॉय के फॉर्म में डालते हैं, उसी के फॉर्म में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, तो ये जो फेरोलॉय आता है ना, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है बल्क फेरोलॉयज़, एक होता है नोबल और स्पेशल फेरोलॉयज़। ठीक है, तो बल्क फेरोलॉय किसको बोलेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, बल्क मतलब बल्क क्वांटिटी में, जिसका यूज़ जो है या जिसका रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसको हम बोलते हैं बल्क फेरोलॉय। ठीक है, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है फेरोसिलिकन का। फेरोसिलिकन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा फेरो मैंगनीज का उपयोग बहुत होता है। ठीक है, ये दोनों का उपयोग होता है डीऑक्सीडेशन के लिए। सिलिको मैंगनीज है, उसका उपयोग होता है। फेरोक्रोम का भी बहुत उपयोग होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो इन सब की ज़रूरत क्या है? लार्ज क्वांटिटी में पड़ती है ज़रूरत। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बल्क फेरोलॉयज़। ठीक है, अब दूसरा होता है नोबल या स्पेशल फेरोलॉयज़। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल। ठीक है, तो स्पेशल फेरोल मतलब स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, जैसे कि आपका फेरोनिकल, फेरोमोलिब्डेनम, फेरोवेनेडियम, फेरोटंगस्टन, फेरोनायोबियम, ये सब। क्योंकि इन सब की जो ज़रूरत है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर इन सब जो स्पेशल जो फेरोलॉयज़ है उसका ज़रूरत अलॉय स्टील के लिए होता है, जहाँ पे हमको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, उस जगह पे होता है, तो इसलिए इसका यूज़ कम है। ठीक है, अब फेरोलॉय के बारे में थोड़ा सा, इंडिविजुअल फेरोलॉय का थोड़ा सा यूज़ जल्दी जल्दी हम लोग जान लेते हैं। इसको और डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, जब मैं स्पेशल हर फेरोलॉय का अलग अलग वीडियो बनाऊँगा तब। ठीक है, फेरोक्रोम का देख लो। अब ये जो फेरोक्रोम है ना, जितने भी देखो फेरोलॉयज़ आते हैं ना, 3 टाइप के जनरली आता है। लो कार्बन फेरोलॉयज़, मीडियम कार्बन फेरोलॉयज़ और हाई कार्बन फेरोलॉयज़। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग भी यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। अब देखो अंतर क्या होता है सब में। अगर लो कार्बन फेरोलॉय है, जैसे फेरोक्रोम की अगर मैं बात करता हूँ, अगर लो कार्बन फेरोक्रोम है तो उसमें कार्बन बहुत कम रहता है। ठीक है, 0.022% तक रहता है। ठीक है, और उससे ऊपर जाओगे तो जनरली 2 से 3%, और उससे ऊपर जाओगे तो 8% तक हाई कार्बन फेरोक्रोम में रहता है। अब जितना कम कार्बन रहेगा ना किसी भी फेरोलॉय में, उतना ज़्यादा उसका प्राइस होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन को कम करने के लिए हमको रिफाइनिंग करना पड़ता है, और रिफाइनिंग में पैसा खर्च होता है। तो कार्बन कम कर रहे हो मतलब लो कार्बन जो फेरोलॉय होगा वो जनरली महंगा होता है, हाई कार्बन फेरोलॉय होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका जो प्राइस है। ठीक है, तो फेरोक्रोम का यूज़ कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्टेनलेस स्टील मेकिंग में होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको पता है कि क्रोमियम बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, मिनिमम 12% क्रोमियम होना ही चाहिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ठीक है, डीऑक्सीडाइज़र के रूप में भी इसका यूज़ होता है फेरोक्रोम का। सॉरी, फेरोक्रोम का नहीं होता है, फेरोसिलिकन में आ गए। फेरोसिलिकन का यूज़ सबसे ज़्यादा क्या होता है? डीऑक्सीडाइज़र के रूप में। ठीक है, जब ऑक्सीजन को हमको कम करना होता है स्टील में, तब हम एज ए डीऑक्सीडाइज़र इसको डालते हैं। इसके अलावा सिलिकन का और यूज़ है। सिलिकन आपका जितने भी कास्ट आयरन होता है ना, उसमें बहुत मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे आपका अगर आपको मेलेबल कास्ट आयरन बनाना है, नॉडुलर कास्ट आयरन बनाना है, तो उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप फेरोसिलिकन डालोगे तो सिलिकन क्या करता है ना, एज ए ग्रेफाइटाइज़र काम करता है। जो सीमेंटाइट होता है Fe3C, इसको बोलते हैं हम लोग सीमेंटाइट। तो इसको ये डिकम्पोज करके कार्बन को अलग कर देता है, आयरन को अलग कर देता है। कार्बन को अलग करके ये ग्रेफाइट बना देता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट के नोडुल्स बना देता है, ग्रेफाइट फ्लैग्स बना देता है, ये क्या है? ग्रेफाइटाइज़र है सिलिकन, फेरोसिलिकन। ठीक है, तो इसका उपयोग कास्ट आयरन प्रोडक्शन में भी बहुत होता है। इसके अलावा सिलिकन जनरली लो कार्बन स्टील में स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये सब इम्प्रूव करता है जो सिलिकन है वो। ठीक है, जनरली लो कार्बन स्टील में थोड़े अमाउंट में सिलिकन हम डाल दोगे तो स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाता है। इसके अलावा मेजर और यूज़ क्या है सिलिकन का? वो होता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए।
ठीक है। जो ट्रांसफार्मर में जो अंदर में लगा होता है ना जो मटेरियल, वो ना उसमें 4% तक सिलिकॉन होता है, 4-4.5% तक। ठीक है। इससे क्या होता है ना, रेजिस्टिविटी और वो जो परमेबिलिटी है वो जो है हाई हो जाती है उस मटेरियल का। इससे जो कोर लॉस होता है ना, ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। फेरो टंगस्टन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो फेरो टंगस्टन का यूज़ हम लोग करते हैं ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए, क्योंकि टंगस्टन क्या करता है ना, हार्डनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये एक क्या है, ये कार्बाइड फॉर्मर है। टंगस्टन, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सब कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। ठीक है। ये सब कार्बाइड बनाता है, जिससे हार्डनेस जो है, स्टील का हार्डनेस बढ़ जाता है। तो टंगस्टन का ज़्यादातर यूज़ होता है आपका हाई स्पीड स्टील में, जिसका हार्डनेस ज़्यादा होता है। जनरली जो आप कटिंग टूल देखते हो ना, लेथ मशीन वगैरह हो गया, और जो भी कटिंग टूल आता है उसमें टंगस्टन ज़रूर होता है। ठीक है, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेरोवेनेडियम। फेरोवेनेडियम का यूज़ आपका ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए होता है। अगर आप थोड़े अमाउंट में फेरोवेनेडियम डाल देते हो कास्टिंग से पहले, तो ग्रेन साइज़ जो है, स्टील में ग्रेन का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, इससे स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा टूल स्टील में हार्डनेस को बढ़ाने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है। देखिए, हर एक फेरोलॉय को बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूज़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि फेरोलॉय का फंक्शंस क्या क्या है, अलग अलग फेरोलॉय का क्या क्या फंक्शन है, बड़ा डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। फेरोमैंगनीज का क्या यूज़ है, ज़्यादातर फेरोमैंगनीज का सबसे ज़्यादा यूज़ आपको होता है डी ऑक्सीडेशन और डीसल्फराइजेशन के लिए। स्टील का डी ऑक्सीडेशन और डीसल्फराइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। और कुछ अलॉय स्टील होता है जनरली 14% तक, जिसमें क्या पाया जाता है, मैंगनीज। जनरली जो जॉ क्रशर होता है ना, और रेलवे इक्विपमेंट्स होता है, जिसका ट्रैक्स है, क्रॉसिंग है, स्विचेस है, ठीक है, वहाँ जो स्टील यूज़ होता है उसमें 14% तक मैंगनीज होता है। ठीक है। तो ये मैंगनीज क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को अच्छा इंप्रूव कर देता है। इसका जो स्ट्रेंथ है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ा देता है मैंगनीज जो है वो। ठीक है। फेरो जिरकोनियम का यूज़ क्या होता है, जिरकोनियम का यूज़ आपका डीऑक्सीडेशन के लिए होता है। ठीक है। स्टील को और साफ़ करने के लिए, इंक्लूजन वगैरह दूर करने के लिए यूज़ होता है ना। जिरकोनियम ट्रीटमेंट इंप्रूव शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है, जिसके कारण जो रॉक ड्रिल होता है ना, जो ड्रिल मशीन होता है, तो ड्रिल का जो वो होता है जहाँ पर ड्रिलिंग होता है, वैसे टाइप के स्टील में आपका जिरकोनियम का यूज़ किया जाता है, जो कि शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है। टाइटेनियम का यूज़ क्या है, टाइटेनियम जनरली डीऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है और अलॉइंग एडिशन के लिए। ठीक है। अलॉय का काम करता है, जनरली कार्बाइड फॉर्मर है, स्ट्रेंथ हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है। इंटरग्राउंडर जो कोरोजन है उसको प्रिवेंट करता है ना। और साथ ही साथ ये ग्रेन रिफाइनमेंट का भी काम करता है टाइटेनियम। तो इन सब पर्पज़ के लिए हम टाइटेनियम ऐड करते हैं। ओके। तो ये सब हो गया, फंक्शंस हो गए फेरोलॉय के, और क्या होता है ये हो गया। अब हम देखते हैं हम इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे कि फेरोलॉय का प्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है। उसके बाद डिटेल से और आगे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो फेरोलॉय बनाने के लिए देखिए 3 स्टेप होता है। पहला होता है बेनिफिसिएशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है रिफाइनिंग। ठीक है। अब देखिए, आपको इसको अच्छे से समझने के लिए, फेरोलॉय के प्रोडक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपका जो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरा लेक्चर तैयार करके रख दिया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का अलग से आपको एक वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है। वहाँ पे आप एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आप पढ़ लियोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है। क्योंकि जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने आयरन मेकिंग एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेप देखिए, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, वो बेनिफिसिएशन ही होता है। ठीक है। इसी को हम मिनरल ड्रेसिंग भी बोलते हैं, ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग शायद पढ़ ही चुके होंगे, है ना, कि ओर ड्रेसिंग में क्या होता है। ठीक है। तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही बेनिफिसिएशन हम क्यों करते हैं। देखिए, बेनिफिसिएशन करने का सबसे जो पहला रीज़न होता है कि जो ओर है हमारे पास, उसमें मेटल के परसेंटेज को बढ़ाना। ठीक है। पहला क्या है, मेटल के परसेंटेज को बढ़ाना, और दूसरा क्या होता है, जो गैंग पार्टिकल होता है, गैंग मतलब जो अनवांटेड जो चीज़ें होती है उसको अलग करना। ठीक है। दो ही चीज़ हमारा मेन पर्पस होता है, एक तो परसेंटेज बढ़ाना, दूसरा गैंग को दूर करना। ठीक है। ताकि जो आगे का कॉस्ट है, ताकि हमारा जो एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट है
है ना, रिडक्शन का कॉस्ट है वो कम हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले बेनिफिशिएशन करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जितने भी फेरोलॉय के ओर होते हैं, ठीक है, हर फेरोलॉय का अलग अलग ओर होगा। जैसे सिलिकॉन का क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्ज है, वो सब है। मैग्नीज का जो ओर है वो पायरोलुसाइट एक ओर आता है, ठीक है, पायरोलुसाइट। वो तो अलग अलग फेरोलॉय का अलग अलग ओर आता है। तो उस ओर में अच्छे खासे क्वांटिटी में आपका मेटल होना चाहिए, है ना। अगर नहीं है अच्छे खासे क्वांटिटी में तो उसको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेनिफिशिएशन बहुत सारे टाइप का होता है। जनरली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक फिजिकल मेथड होता है जिसमें वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और इसके अलावा केमिकल मेथड्स होते हैं जैसे एसिड लीचिंग, रोस्टिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मिनरल प्रोसेसिंग पढ़ चुके होंगे। तो जितने भी आपने मिनरल प्रोसेसिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, चाहे जिगिंग हो, वॉशिंग हो, ग्रेविटी सेपरेशन हो और फ्रोथ फ्लोटेशन हो, इन सब को यूज़ किया जाता है यहाँ पे, है ना, बेनिफिशिएशन के लिए, ओर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं डिटेल से बेनिफिशिएशन को नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, इससे आप समझ जाइए। नेक्स्ट आपका क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। हर एक एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के प्रोसेस में यही होता है, पहला ओर ड्रेसिंग होता है, उसके बाद रिडक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि ओर है तो ओर में तो कभी भी मेटल जो है वो फ्री फॉर्म में तो मिलता नहीं है। जितने भी मेटल है वो, कोई भी मेटल गोल्ड या प्लैटिनम को छोड़ के कोई भी मेटल जो है फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो ओर होता है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दो मेथड से। जो रिडक्शन होता है ना, दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है कार्बोथर्मिक रिडक्शन, एक होता है मेटलोथर्मिक रिडक्शन, ठीक है। अब देखो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कार्बोथर्मिक, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तब हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बोथर्मिक। मेटलोथर्मिक कब बोलेंगे, जब हम मेटल को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, मेटलोथर्मिक रिडक्शन, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे में अलग क्यों हैं और यूज़ क्यों होता है अलग अलग, तो देखिए कार्बोथर्मिक में हम कार्बन का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कार्बोथर्मिक रिडक्शन के थ्रू फेरोलॉय प्रोड्यूस करते हो तो उस फेरोलॉय में कार्बन आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर आप, ठीक है, तो कार्बन जरूर आएगा फेरोलॉयज में, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा कोई फेरोलॉय मतलब प्रोड्यूस करना है जिसमें कार्बन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेटलोथर्मिक रिडक्शन का यूज़ करेंगे। इससे कार्बन यूज़ नहीं होगा तो कार्बन भी नहीं जाएगा फेरोलॉयज में, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे स्टील होते हैं या स्पेशल पर्पस होता है स्टील का जहाँ पे हमको कार्बन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उस केस में हम करते हैं मेटलोथर्मिक रिडक्शन, क्योंकि मेटलोथर्मिक रिडक्शन महंगा होता है, ठीक है, और कार्बोथर्मिक जो रिडक्शन है वो थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसको मैं सीधा सा थोड़ा सा आपको यहाँ पे आता हूँ इलिंगम डायग्राम पे। इलिंगम डायग्राम का देखो यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग को मैं ज़रूर बोलूँगा, मैंने ऑलरेडी इलिंगम डायग्राम के लिए एक वीडियो पूरा डेडिकेटली बना रखा है जिसमें मैंने इलिंगम डायग्राम को बहुत ही डिटेल से समझाया है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता इलिंगम डायग्राम तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का बेस है वो, है ना। उसको बिना समझे, इलिंगम डायग्राम को बिना समझे आप पूरा एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल आपको दे देता हूँ। देखिए इलिंगम डायग्राम किसके बीच बनता है, आपका ये बनता है फ्री एनर्जी ऑफ ऑक्साइड और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। अब आपको पता होगा कि किसी ऑक्साइड का फ्री एनर्जी जितना कम होगा, जितना नेगेटिव में होगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा वो ऑक्साइड, है ना। जैसे कि यहाँ पे सबसे नीचे कौन आपको दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत स्टेबल है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को अलग करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड स्टेबल है तो इससे ऑक्सीजन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो जितना भी ऑक्साइड जो नीचे पाया जाता है इस डायग्राम में वो स्टेबल होता है, ठीक है। उस मेटल का प्रोडक्शन मुश्किल होता है कार्बोथर्मिक रिडक्शन से, क्योंकि हम लोग कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो एक चीज़ और आप लोग इस डायग्राम में देखिए कि जितना भी लाइन है यहाँ पे सब ऊपर की ओर जा रहा है। ये जितना भी ऑक्साइड है ना, मेटालिक ऑक्साइड वाले लाइन, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो एक लाइन है वो नीचे की ओर आ रहा है ऐसे। ये जो लाइन है वो किसका लाइन है, CO का लाइन है, ठीक है। ये किसका लाइन है, CO का लाइन है, ठीक है। अब आप देखिए इस डायग्राम में जो जितना नीचे पाया जाता है ना वो इतना स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं SiO2 है, इसका रिएक्शन करा दूंगा कैल्शियम से ना, तो कैल्शियम क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू SiO2। तो कैल्शियम क्या करेगा, उसके ऑक्सीजन को खींच लेगा, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे भी देखो, ये जो CO की लाइन जो जा रही है ना, तो ये CO की लाइन इस ऑक्साइड की लाइन को जहाँ पे काटेगी, है ना, ये जो CO की लाइन जो जा रही है, जैसे ये मान के चलो ये एल्यूमिनियम वाला लाइन है जो एल्यूमिना है, इस लाइन को ये कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है CO की लाइन। तो इस टेम्परेचर से अगर आप आगे देखोगे तो CO का लाइन नीचे हो गया और एल्यूमिना का लाइन ऊपर चला गया। मतलब इस टेम्परेचर के बाद जो CO है स्टेबल है, मतलब इस टेम्परेचर के बाद कार्बन क्या करेगा, एल्यूमिना से ऑक्सीजन को ले लेगा। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो लगभग यहाँ पे आ रहा है 2000 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपको एल्यूमिना को रिड्यूस करना है कार्बन से तो मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी फेरोल है, जैसे यहाँ पे सिलिका है, क्योंकि सिलिका के रिडक्शन से आपको सिलिकन मिलेगा, फेरोसिलिकन। तो ये यहाँ पे आपको जहाँ पे भी कट करेगा वो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है कि इतना टेम्परेचर चाहिए रिडक्शन के लिए, है ना। अगर आपका क्रोमियम है तो ये टेम्परेचर चाहिए, मैंगनीज ऑक्साइड है तो ये वाला लाइन यहाँ पे चाहिए। तो आप किसी भी फेरोलॉय के लिए जो कार्बोथर्मिक रिडक्शन के लिए जो टेम्परेचर हमको चाहिए उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इलिंगम डायग्राम से। ठीक है, और इलिंगम डायग्राम और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे मैंने बताया ना, मेटलोथर्मिक रिडक्शन के बारे में भी बताता है। जैसे मेटलोथर्मिक रिडक्शन मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऑक्साइड को किसी मेटल के थ्रू रिड्यूस करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, मेटलोथर्मिक रिडक्शन। जैसे मान के चलो मुझे MnO से मैग्नीज को रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे मैं कार्बन भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं सिलिकन को भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि सिलिका को जो लाइन है वो नीचे है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीज ऑक्साइड की लाइन, है ना। तो सिलिकन को मैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिडक्शन कार्बन से करूँगा तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोथर्मिक रिडक्शन। अगर मैं इसका रिडक्शन सिलिकन से करूँगा तो क्या कहलाएगा, मेटलोथर्मिक रिडक्शन, या इसको हम लोग सिलिकोथर्मिक रिडक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला मेटल है ना वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो कार्बोथर्मिक रिडक्शन है वो कहाँ पे होता है, कौन से फर्नेस का उपयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग यूज़ करते हैं सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस का, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस। अब इसके बारे में मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही डिटेल से। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्नेस है फेरोलाइट प्रोडक्शन के लिए, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है डेडिकेटली मैं इसी पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा फेरोलॉय का, उस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो SAF बोलते हैं शॉर्ट में, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस। तो इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं फेरोलॉय का। तो चार्ज मटेरियल क्या क्या डालते हैं हम लोग, तो चार्ज मटेरियल में क्या क्या होगा भाई, आपका ओर होगा, जिस भी फेरोलॉय का आपको प्रोडक्शन करना है उसका ओर होगा। अगर आपको फेरो सिलिकन प्रोडक्शन करना है तो आपको सिलिकन का ओर डालोगे प्लस आयरन ओर डालोगे, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, फेरो अलॉय, तो आयरन भी तो कहीं से आना चाहिए ना। तो ये सिलिकन का ओर हो गया, ये आयरन का ओर हो गया, प्लस और क्या डालना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज़ करोगे, कोक। ठीक है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में आप लोग करते हो ना आयरन के प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही सेम यहाँ पे कोक का यूज़ करना पड़ेगा। प्लस और क्या डालते हो ब्लास्ट फर्नेस में, फ्लक्स डालते हैं, फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स आपको डालना पड़ेगा स्लैग बनाने के लिए। तो इतना सारा जो है वो रॉ मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को लाना है। उसके बाद क्या होता है ना, बड़ा ऐसा बंकर बना होता है, बंकर के नीचे क्या लगा होता है, ऐसा वेगिंग मशीन लगा होता है, बहुत सारे ऐसे बंकर बने होते हैं, उसके नीचे लगा होता है वेगिंग मशीन, है ना। ये नीचे क्या लगा होता है, वेगिंग मशीन लगा होता है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना kg आपको चाहिए वेगिंग मशीन के थ्रू ये चला जाता है मिक्सचर पे, किस में चला जाता है, मिक्सचर में। ठीक है, जैसे आपको क्या चाहिए, सिलिकन, एक में क्या रहेगा, सिलिकन और रहेगा, किसी में आयरन और रहेगा, किसी में कोक रहेगा, किसी में फ्लक्स, ऐसे हॉपर रहेंगे, उसके नीचे लगा होगा वेगिंग मशीन। ठीक है, अब पहले से इंजीनियर को पता होता है कि कितने क्वांटिटी में मुझे मैंगनीज और डालना है, कितना kg आपको कोक डालना है, सब कुछ रिक्वायर्ड रहता है। और प्रॉपर साइज़ में, प्रॉपर साइजिंग करके यहाँ पे रखना है, क्रशिंग वगैरह करके प्रॉपर साइज़ में रखना है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर साइज़ में यहाँ पे रहेगा, उसके नीचे वेगिंग मशीन लगा होगा। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना आपको डालना है उतना वेट करके कहाँ भेज देंगे, मिक्सचर में। मतलब सिलिकन और आयरन और कोक और फ्लक्स सब कुछ को हम कहाँ भेज देंगे, मिक्सचर में। मिक्सचर में क्या हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मिक्स करना है फिर आपको फर्नेस में डालना है। ठीक है, जैसे ये ब्लास्ट फर्नेस में ऐसा नहीं करते, ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग डालते हैं ना। जैसे ब्लास्ट फर्नेस पहले आयरन बियरिंग मटेरियल डालेंगे, फिर कोक डालेंगे, फिर आयरन बियरिंग मटेरियल, फिर फ्लक्स, ऐसा लेयर वाइज डालते हैं, मिक्स पहले से नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये अंतर है कि
रॉ मटेरियल को पहले पूरा मिक्स कर लेते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल है मिक्सचर में। इसके बाद इसको एक हॉपर में ले लेते हैं, फर्नेस के ऊपर एक हॉपर रहता है, वहाँ से चार्ज फीड होता है जिसको चार्ज शूट भी बोलते हैं। उसके थ्रू हम किस में चार्ज करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में। अब सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस मतलब जिसमें कि आर्क जो है वो सबमर्ज्ड हो, अंदर की ओर हो, बाहर से दिखाई ना दे, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से रहता है। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में 3 इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, इस तरह से 1 2 और ये 3 ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है वो लगा होता है। और इसमें देखो जो इलेक्ट्रोड का नीचे का जो टिप है वो अंदर, जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर धंसा रहता है। ठीक है, जो आप लोग कभी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में उसका जो टिप है वो अंदर नहीं रहता है, बाहर रहता है, फिर यहाँ से आर्किंग होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है वो अंदर रहेगा, जैसे यहाँ तक रॉ मटेरियल का फीलिंग है तो ये आर्क जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो अंदर तक रहेगा इस तरह से। ठीक है, इसके नीचे आपका कोक बेड होता है, कोक बेड, इसके नीचे आपका स्लैग होता है और इसके नीचे क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, इस तरह से जैसे इस फोटो में देखो रॉ मटेरियल आपको यहाँ तक है फील है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड अंदर तक गया है, सबमर्ज्ड है, मतलब डूबा हुआ है, मटेरियल के अंदर है। ठीक है, इसलिए हम इसको सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस भी बोलते हैं, मतलब सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, ये आपका तीनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड रहता है आपके ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहेगा, यहाँ से बिजली सप्लाई होगी इलेक्ट्रोड को। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो सेल्फ बैक्ड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, सेल्फ बैक्ड का मतलब क्या है कि अलग से इलेक्ट्रोड नहीं आता है, इसके ऊपर एक मटेरियल होता है, पेस्ट आता है ना, ग्रेफाइट पेस्ट आता है, उसको डाल दिया जाता है, वो अंदर जाके अपने आप हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो प्री बैक्ड नहीं रहता है, सेल्फ बैक्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस वाला जो स्पेशल वीडियो उसमें। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू इसमें इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहाँ पे आर्किंग होता है नीचे, जो कि आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर डूबा रहेगा, यहाँ पे आर्किंग होगा। और यहाँ नीचे क्या होता है, कोक बेड होता है, इसको बोलते हैं कोक बेड या कोक जोन। कोक जोन क्यों होता है, क्योंकि नीचे आते आते क्या होता है, जितना भी रॉ मटेरियल होता है ना वो फ्यूज़ हो चुका होता है, जैसे सेम जैसे ब्लास्ट फर्नेस में होता है ना कि ट्वेल्व लेवल तक आते आते सारा रॉ मटेरियल पूरा फ्यूज़ हो चुका होता है, केवल कोक बचा रहता है, सेम यहाँ पे भी यही होता है। एक कोक जोन होता है नीचे साइड, वहीं पे जो आपका इलेक्ट्रोड है ना वहीं पे रहता है कोक जोन में। ठीक है, तो यही कोक क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है कोक का। जनरली जब कोक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो और कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेन यहीं पे होता है आपका आर्किंग, और यहाँ से जो हीट है वो प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोड के टिप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है इलेक्ट्रोड के टिप में, फिर वहाँ से जो टेम्परेचर है ट्रांसफ़र होता है सभी तरफ। ठीक है, और जो मेन रिडक्शन रिएक्शन है वो कहाँ पे होगा, यहीं पे इलेक्ट्रोड टिप के आसपास से जितना भी मेजर जो रिडक्शन है वो होगा। ठीक है, और यहाँ से जो CO गैस जनरेट होता है वो ऊपर की ओर जाता है, और जब ये ऊपर जाता है तो थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए जाता है, ऊपर के रॉ मटेरियल को क्या करता है, थोड़ा सा रिड्यूस करता है। ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्ट रिडक्शन बोलते हैं। और जो बर्डन मटेरियल है वो धीरे धीरे नीचे आता है, क्योंकि बर्डन जो आपने डाला है, जो भी ओर डाला, जैसे कि मान के चलो मैंगनीज़ है, आपने मैंगनीज़ ओर डाला है MnO2, तो ये रिड्यूस होते जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पे टिप में आके मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर नीचे जमा हो जाएगा ये मैंगनीज़। और आपने फ्लक्स भी डाला है, फ्लक्स में जनरली हम लाइम ऐड करते हैं, लाइम और डोलोमाइट। तो लाइम और डोलोमाइट क्या करता है, जितना भी इम्प्योरिटीज़ रहता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाता है। तो यहाँ पे एक स्लैग का लेयर होगा और यहाँ पे टैप होल होगा, टैप होल से टाइम में हम लोग जो भी टाइमिंग होगा 2 घंटे 4 घंटे या 1 घंटे भी हो सकता है, उसमें बीच बीच में इसको बाहर निकालते रहते हैं मेटल को। ठीक है, ये हो गया सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस। अब सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में 3 इलेक्ट्रोड होता है वो बता दिया, और इससे जो गैसेस निकलती है ना उसमें बहुत ज़्यादा हीट रहता है। ठीक है, और CO क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस ऑफ गैस को कहाँ भेजते हैं, ऑफ्टेक गैस को सबसे पहले ये कूलिंग टावर में भेजते हैं। कूलिंग टावर बोलते हैं या फिर कुछ और नाम है इसका। ये क्या करता है ना, ये ऑफ्टेक गैस जो निकल रहा है उससे जितना भी हीट है उसको रिकवर कर लेता है ये जो टावर है यहाँ पे, क्योंकि गैस में हीट है। अगर आप गैस को डायरेक्टली ऐसे छोड़ दिए तो उस हीट का यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उस हीट को कहीं ना कहीं हो सकता है पावर प्लांट में यूज़ कर लो, कुछ और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो उस हीट को। तो ऑफ्टेक गैस जितना हीट है उसको ले लिया जाता है,
फिर उसको भेजा जाता है आपका बैक फ़िल्टर में। कहाँ भेजते हैं? बैक फ़िल्टर में, क्योंकि इसको डायरेक्टली बाहर नहीं फेंक सकते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। ये जो गैसेस निकल रही है ना, ऑफ्टेक गैसेस से बहुत डस्ट होता है, तो उसको बाहर आप चिमनी से नहीं छोड़ सकते। तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे एनर्जी को रिकवर कर लेंगे वहाँ पे जाएगा। उसके बाद बैक फ़िल्टर में जाता है। बैक फ़िल्टर में जितनी भी डस्ट पार्टिकल होता है वो पूरा बैक फ़िल्टर से अलग हो जाता है ना। ब्लैक फ़िल्टर में रह जाता है डस्ट, और जो गैसेस है ना, उसको हम चिमनी के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है। अब नीचे यहाँ पर टैप होल होता है। टैप होल से जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर जो भी टाइम इंटरवल रहता है, पहले से सेट रहता है प्लांट में, उस टाइम इंटरवल में हम उसमें टैपिंग कर लेते हैं। ठीक है। टैपिंग करके मेटल और स्लैग को निकाल लेते हैं। स्लैग आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, इस तरह से कास्टिंग होता है। ऐसे रेत का ऐसे बना लेते हैं ना, एक रेत का ही मोल्ड बना लेते हैं। इसी में ही मेटल को डाल के इसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं। ये इधर दिख रहा है वो स्लैग है, इधर मेटल के लिए बनाए गए हैं। तो मेटल और स्लैग एक ही टैप होल से बाहर निकलता है और उसको अलग अलग कास्ट कर लेते हैं। स्लैग को अलग कर लेते हैं, मेटल को अलग कर लेते हैं। ठीक है। स्लैग का भी यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, कहीं कहीं दूसरे जगह पे भेजा जाता है स्लैग का। और मेटल को इस तरह से कास्टिंग करके बाद में उसको प्रॉपर साइज़ में तोड़ करके मतलब सप्लाई कर देते हैं। सामने वाली जो भी पार्टी है उसका रिक्वायरमेंट है उसको दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो निकलता है ना फेरोलॉय, वो जनरली क्या होता है? हाई कार्बन फेरोलॉय होता है। कहाँ से निकलता है वो? सबमर्ज्ड आर्क से जो निकलता है फेरोलॉय, वो हाई कार्बन फेरोलॉय होता है। अगर आपको इसको रिफाइनिंग करना है तो इसको कास्टिंग नहीं करते हैं, उसको दूसरे लैडल में ले जा करके रिफाइनिंग फर्नेस में रिफाइनिंग के लिए भेज देते हैं। क्योंकि आपको कार्बन को कम करना है तो आप उसको कास्टिंग नहीं करोगे ना, उसको सीधा कहाँ भेज दोगे? रिफाइनिंग में भेज दोगे। और अगर आपको हाई कार्बन ही चाहिए, सामने वाली पार्टी का रिक्वायरमेंट हाई कार्बन का है, तो आप उसको डायरेक्टली कास्ट कर दोगे, उसको तोड़ के सप्लाई कर दोगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है क्रशिंग साइजिंग, और जो प्रोडक्ट है उसको हम भेज देते हैं जो भी सामने वाले कस्टमर है, जो भी कस्टमर है उसके साथ, उसके पास में, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये सबको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, इंडिविजुअल जब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे ना अलग अलग फेरोला का प्रोडक्शन, तब मैं डिटेल से बताऊंगा ये सारी रिएक्शन को। तो कार्बोथर्मिक रिडक्शन का तो मैंने आपको अभी पूरा बता दिया क्या क्या चार्ज करते हैं, है ना। मिनरल, जो भी मिनरल है फेरोल है उसका और चार्ज करेंगे, आयरन और चार्ज करेंगे, कोक और क्या है फिर और फ्लक्स चार्ज करेंगे। ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादातर जितना भी फेरोलॉयज़ है ना उसका प्रोडक्शन हम लोग सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में करते हैं। केवल जो मैंगनीज़ का जो प्रोडक्शन है फेरो मैंगनीज़ का, उसका प्रोडक्शन हम ब्लास्ट फर्नेस में भी कर सकते हैं, बट इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है फेरो मैंगनीज प्रोडक्शन के लिए ब्लास्ट फर्नेस। ज़्यादातर जो है वो सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस से यूज़ होता है। ठीक है। तो सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में ही जितना भी फेरोलॉय का प्रोडक्शन जो है वो होता है। ये कुछ रिएक्शंस है। ठीक है। कार्बन के साथ यहाँ पे M का मतलब मेटल है, O का मतलब ऑक्सीजन है, और जो X और Y है वो आपका वैलेंसीज को बता रहा है। X जो है वो मेटल की वैलेंसी को बता रहा है, Y जो है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी को बता रहा है। ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड है, देखो और है, इसका हमने कार्बन से रिएक्शन कराया तो हम क्या मिला? मेटल मिला और CO जनरेट हुआ। ये CO जो है वो चला जाता है गैस, ऑफ्टेक गैस में। ठीक है। और एक और रिएक्शन हो सकता है, ये जो अपने ऑक्साइड से रिएक्शन कराया कार्बन का, तो कार्बाइड भी फॉर्म होता है इस तरह से और CO भी बनता है। ये कार्बन क्या है? मेटल के साथ आपको दिख रहा है ना कॉम्पोजिशन में, मेटल और कार्बन। तो जनरली जब हम कार्बोथर्मिक रिडक्शन करते हैं ना तो कार्बाइड फॉर्म होता है, स्टेबल कार्बाइड्स। जैसे ब्लास्ट फर्नेस में आप जब आप पिग आयरन प्रोड्यूस करते हो तो उसमें क्या होता है? 4% तक कार्बन होता है कि नहीं? वैसे सेम यहाँ पे भी है। अगर आप कार्बोथर्मिक रिडक्शन कर रहे हो तो फेरोलॉय में कार्बन जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे तो 7 से 8% तक कार्बन चला जाता है फेरोलॉय में। ठीक है। और इसके अलावा जब हम फ्लक्स यूज़ करते हैं, फ्लक्स जनरली क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि जनरली अगर कोई सिलिका कोई इम्प्योरिटी है ना, तो इन सबको भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लक्स ऐड करते हैं। क्योंकि सिलिका का लाइम और डोलोमाइट डालते हैं फ्लक्स के फॉर्म में तो ये स्लैग बनाता है। ठीक है। अगर आप नहीं डालोगे प्रॉपर अमाउंट में फ्लक्स तो क्या होगा ना, इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी फेरोलॉय में। जैसे सिलिका है, SiO2 है, अब SiO2 भी कार्बन से रिएक्शन करके रिड्यूस हो गया, सिलिकॉन बना लेगा और फेरोलॉय में चला जाएगा। जैसे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ फेरो मैंगनीज़ का, लेकिन अगर मैं प्रॉपर फ्लक्स नहीं डाला तो फेरो मैंगनीज से बहुत सारे अमाउंट में सिलिकॉन चला जाएगा, क्योंकि हर ओर में सिलिका रहता ही रहता है। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर फ्लक्सिंग नहीं करोगे, प्रॉपर बेसिसिटी मेंटेन नहीं करोगे स्लैग का,
तो इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, मेटलोथर्मिक रिडक्शन भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया मेटलोथर्मिक रिडक्शन क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी ज़रूरत होती है जहाँ पे हमको कार्बन फ्री फेरोलॉय चाहिए, जिसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम उस केस में यूज़ करते हैं मेटलोथर्मिक रिडक्शन। जनरली एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सब का यूज़ करते हैं मेटलोथर्मिक रिडक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम एल्युमिनियम का यूज़ करेंगे तो हम उसको एल्यूमिनोथर्मिक बोलते हैं, अगर सिलिकॉन का यूज़ करेंगे तो हम इसको सिलिकोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, बट इसका भी एक दिक्कत यह है कि अगर आप एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन कर रहे हैं तो एल्युमिनियम आ जाता है फेरोलॉय में। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एल्युमिनियम अनवांटेड रहता है, जैसे कि स्टील मेकिंग में। स्टील मेकिंग में एल्युमिनियम थोड़ा अनवांटेड होता है, क्योंकि एल्युमिनियम अगर ज़्यादा होगा तो ये इंक्लूजन्स क्रिएट करता है। कौन सा इंक्लूजन बनाता है, Al2O3। ये जो इंक्लूजन्स जो बनते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा आपको यूज़ करना है, कार्बोथर्मिक मेटलोथर्मिक, पूरी तरीके से डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे और इकोनॉमी पे। कौन सस्ता पड़ रहा है और सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो फेरोलॉय का प्रोडक्शन है वो कार्बोथर्मिक से ही होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम थर्मिक रिडक्शन, ज़्यादातर जो एल्यूमिनियम थर्मिक रिडक्शन होता है वो ऑटोजीनियस होता है, हीट की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, फ्यूल ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है, अलग अलग ऑक्साइड का यहाँ पे एंथैल्पी दिया गया है। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड का एंथैल्पी ये है, Mn3O4 का, MnO2 का, सबका एंथैल्पी दिया गया है, और यहाँ पे एल्यूमिना का एंथैल्पी दिया गया है। इसके बेस में कैलकुलेट करके बताया गया है कि अगर हम जो मैंगनीज ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करते हैं एल्यूमिनियम से, मतलब एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन करते हैं, तो कितना हीट की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंगनीज ऑक्साइड का एंथैल्पी दिया है, ये है, एल्यूमिना का एंथैल्पी ये है। अगर हम दोनों को रिएक्शन कराते हैं मैंगनीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, तो क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस Mn फेरोलॉय बन गया। अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, Al2O3 है प्रोडक्ट, तो Al2O3 मतलब -4 लाख है ना। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट कौन है, ये है, तो ये माइनस ये हो जाएगा 3 × 9 × 2000। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेली इतना निकल के आएगा, -1,20,000 कैलोरी। तो माइनस है एंथैल्पी, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन से हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हीट को कैलकुलेट कर सकते हो कि रिएक्शन से कितना हीट मिलेगा, और इसके अलावा कितना हीट रिक्वायर्ड होगा इस पूरे प्रोसेस में, तो वो भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो देखो इतना हीट तो निकलेगा, बट इतना हीट काफ़ी नहीं है आपका जो रॉ मटेरियल है उसको मेल्ट करने के लिए, जो फेरोल है उसको मेल्टिंग में लाने के लिए इतना हीट काफ़ी नहीं है ना। इतना हीट तो निकलेगा, बट इतना हीट काफ़ी नहीं है कि मैंगनीज़ को, एल्यूमिना को लिक्विड फॉर्म में रख पाए, फेरोलॉय को लिक्विड फॉर्म में रख पाए। तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो प्रोसेस में हमको कितना टेम्परेचर चाहिए, 2300 केल्विन चाहिए, तो 2300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया गया है, तो यह है 1,57,000 कैलोरी, मतलब इतना हीट आपको चाहिए पूरे प्रोडक्ट को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए। और रिएक्शन से कितना मिल रहा है, इतना हीट मिल रहा है, तो कम हुआ ना, 1,57 चाहिए, 1,24 मिल रहा है, तो मतलब 33,000 कैलोरी पर मोल हीट एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए उस प्रोसेस में, है ना, उस पूरे प्रोसेस को होने के लिए और जो प्रोडक्ट है उसको मेल्टिंग फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको डिटेल में नहीं जानना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जानना चाहो तो जान सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ फेरोलॉज दिया गया है और उसका जो प्रोडक्शन है किसके थ्रू होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे फेरोक्रोम है, तो फेरोक्रोम में जनरली कार्बोथर्मिक रिडक्शन लार्जली एम्प्लॉयड, मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है कार्बोथर्मिक रिडक्शन। फेरोक्रोम, फेरोमैंगनीज, फेरोवेनेडियम, फेरोटंगस्टन, फेरोटाइटेनियम, फेरोमोलिब्डेनम, इन सब का जो प्रोडक्शन है जनरली कार्बोथर्मिक रिडक्शन के थ्रू होता है। इसके अलावा जो फेरोबोरॉन है, फेरोजिरकोनियम है, फेरोक्रोम और मैंगनीज, ये वाला जनरली इसका यूज़ हम एल्यूमिना थर्मिक रिडक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ होता है। ओके, तो ये इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे रिफाइनिंग ऑफ फेरोलॉयज़ के बारे में, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सबमर्ज्ड आर्क प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।